हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लकेरा एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब देखो दोस्तों, जो आज आपके लिए जो मैं नया पॉइंट लेकर आया हूं, उस पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों? डीसी जनरेटर के प्रकार। क्या नाम है मेरे दोस्तों? डीसी जनरेटर के प्रकार। लेकिन कल मैंने जो पॉइंट पढ़ा है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट, उन स्टूडेंट से मैं बोलना चाहता हूं, कल मैंने जो पॉइंट पढ़ाए हैं, मैंने पढ़ाए थे डीसी जनरेटर के प्रकार में। मैंने 2 पॉइंट पढ़ा दिए। कितने पॉइंट पढ़ा दिए? 2 पॉइंट पढ़ा दिए। उनके क्वेश्चन भी लिखा दिए बोर्ड पर। अब मैं जो आपके पॉइंट रह गए हैं ना, आप पिछली वीडियो आप जरूर देखें। यूट्यूब चैनल पर मैंने वो वीडियो अपलोड कर रखा है, समझ गए ना आप लोग। नेक्स्ट क्लास, जो पिछली क्लास आपकी रह गई है, वो आप देख लें। लेकिन जो आज मैं जो पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मैं कल के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने कल क्या 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 पढ़ाया? तो कल मैंने पढ़ाया था जनरेटर के प्रकार में प्राइम मूवर के आधार पर, जिसके द्वारा मतलब जनरेटर प्राइम मूवर से चलता है, उसे प्राइम मूवर जनरेटर कहा जाता है। अब यह जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं साहब। कौन कौन से? तो पहला जनरेटर है ना, जो पहला जनरेटर कौन सा है, वो होता है तुम्हारा हाइड्रो टरबाइन जनरेटर, जो कि हाइड्रो टरबाइन के द्वारा चलता है। जो हाइड्रो टरबाइन एक जल टरबाइन होती है, जल टरबाइन के द्वारा जो चलता है, उसे हाइड्रो टरबाइन जनरेटर कहा जाता है। और दूसरा होता है वाष्प टरबाइन जनरेटर, जो कि वाष्प टरबाइन के द्वारा चलता है, उसे वाष्प टरबाइन जनरेटर कहा जाता है। तीसरा होता है तुम्हारा, जो मैंने पढ़ाया था कल, डीजल इंजन जनरेटर, जो कि डीजल इंजन के द्वारा चलता है, उसे डीजल इंजन जनरेटर कहा जाता है। तो प्राइम मूवर के आधार पर कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, जो अगला पॉइंट है वो है उत्तेजन विधि के आधार पर। उत्तेजन विधि के आधार पर जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर, यानी कि पृथक उत्तेजित जनरेटर। ये पृथक उत्तेजित जनरेटर क्या होता है कि जिसकी फील्ड वाइंडिंग को, याद रखना मेरे दोस्तों, चुंबक के ध्रुवों पर जो वाइंडिंग होती है ना, चुंबक के ध्रुवों पर जो वाइंडिंग होती है, उसे फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? जब इस फील्ड वाइंडिंग को आप लोग अलग से डीसी सप्लाई दोगे, अलग से बैटरी की यहां पर आप लोग डीसी सप्लाई दोगे, मानो आपने इस फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई दे दी है, तो इसे बोला जाएगा पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। बोलो, समझ में आ गया? यानी कि वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से बैटरी के द्वारा डीसी सप्लाई दी जाती है, उसे बोला जाता है पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? लेकिन याद रखना, यह बैटरी हमेशा ही लगी रहेगी और सप्लाई भी देते रहोगे, इसलिए इसे बोला जाता है पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अगली बात होती है सेल्फ एक्साइटेड, यानी कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर। अब ये सेल्फ एक्साइटेड क्या होता है कि वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को, वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है, डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है। तो देखो, आप ये डीसी सप्लाई हटाओ यहां से, तो डीसी सप्लाई तुमने हटा दी। अब बताओ, अब बताना चित्र के द्वारा, आप क्या इसकी फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दे रहे हो? क्या नहीं दे रहे ना? तो इसकी फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है, उसे बोला जाता है स्व उत्तेजित जनरेटर, यानी कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर मेरे दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, यानी कि स्थायी चुंबक जनरेटर, जिसके चुंबक के ध्रुव होते हैं ना, ये चुंबक के ध्रुव, ये स्थायी चुंबक के बने होते हैं, उसे स्थायी चुंबक जनरेटर कहा जाता है। इसे डायनेमो भी कहते हैं। और ये डायनेमो का प्रयोग दोस्तों मोटर वाहन गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, बसों में, इनमें यह जनरेटर प्रयोग किया जाता है, स्थायी चुंबकीय जनरेटर। यहां तक मैंने दोस्तों कल पढ़ा दिया। यहां तक क्या पढ़ा दिया? कल पढ़ा दिया। आज का जो पॉइंट लेकर आया हूं, उसका नाम भी बेटा दोस्तों, जो दूसरे नंबर का जनरेटर है, स्थायी चुंबक जनरेटर 2 प्रकार, क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटेड, यानी कि स्व उत्तेजित जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं। स्व उत्तेजित जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला स्थायी चुंबकीय जनरेटर और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय जनरेटर। तो स्थायी चुंबकीय जनरेटर और विद्युत चुंबकीय जनरेटर, तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको विद्युत चुंबकीय जनरेटर। विद्युत चुंबकीय जनरेटर कौन सा है? स्व उत्तेजित प्रकार का जनरेटर दूसरा है आज। तो देखिएगा, जो लड़के आज नए हैं, देखो भाई, विद्युत, आराम से, विद्युत चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय जनरेटर, विद्युत चुंबकीय जनरेटर। अब देखो, आज दोस्तों जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज आप लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपसे मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों, आज आप पूरी वीडियो को देखकर जाना, अच्छे से दिमाग लगाकर इसको एकांत में बैठकर आज पूरी वीडियो देखना। आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं सीखे, तो मैं आपसे वादा करता हूं बहुत कुछ आपको आज यहां सिखा कर रहूंगा। आगे ना दोस्तों, और अगर आपको मजा आ रहा है, कुछ नया मिल रहा है, कुछ सीखने में मजा आ रहा है, तो प्लीज मैं कई बार बोल चुका हूं, आप अपने दोस्तों से बोलो जो मेरी रेगुलर क्लास ले रहे हैं। मैं अपने जो आपके दोस्त हैं, प्लीज उनसे बोलो तो सही। आपको आप कमेंट भी करते हो, बहुत से स्टूडेंट कमेंट नहीं करते हैं कैसी लग रही है क्लास। प्लीज आप सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर किया करो, चैनल को लाइक करो। अब यदि आपको मजा आ रहा है तो समझ गए ना कि काफी सारे स्टूडेंट जो क्लास भी ले लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। मुझे मोटिवेशन कब मिलेगा? जब आप लोग मेरे साथ साथ चलोगे। आए कि नहीं आए? तो मुझे भी आप लोग बढ़ाओगे आगे। हाँ, तो प्लीज आप कमेंट भी जरूर किया करें क्लास कैसी रही। और आज प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, आज की क्लास बहुत शानदार रहेगी, बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, बहुत नॉलेज दूंगा आज की क्लास में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आज वीडियो को पूरी देखकर ही जाना मेरे दोस्तों, पहले नहीं जाना है। मुझे देखो तो सही, आज आप एक बार देखना बस, तो देखिएगा दोस्तों। जो इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय जनरेटर किसे कहते हैं, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज की क्लास बहुत माइंड से चलेगी, एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। तो देखो, अगला है विद्युत चुंबकीय जनरेटर। विद्युत चुंबकीय जनरेटर क्या होता है? जिसमें चुंबक के ध्रुव विद्युत चुंबक के बने होते हैं, जिसमें चुंबक के ध्रुव विद्युत चुंबक के बने होते हैं। अब बात आती है दोस्तों, विद्युत चुंबक होती क्या है? पहली बात यह आती है कि विद्युत चुंबक होती क्या है। यह एक प्रकार से अस्थायी चुंबक है, यानी कि ये लोहे का टुकड़ा है, चुंबक के ध्रुव। अगर इसमें की फील्ड बाइंडिंग में करंट जाएगी तो ये चुंबक बन जाते हैं। अगर करंट को हटाओगे तो यह विचुंबक बन जाते हैं, अपने चुंबक के गुण को खो देते हैं। इसे ही विद्युत चुंबक कहा जाता है। एक प्रकार से यह अस्थायी चुंबक हो गई। कौन सी हो गई दोस्तों? अस्थायी चुंबक हो गई है। आराम से फिर एक बार और देखो, जब किसी लोहे के टुकड़े को या चुंबक के ध्रुव को फील्ड बाइंडिंग के द्वारा सप्लाई प्रदान की जाती है, यदि यह टुकड़ा चुंबक बन जाता है और जब सप्लाई हटाई जाती है तो यह विचुंबक हो जाता है। इसे विद्युत चुंबक कहा जाता है। अब बताओ, तुम जनरेटर देखो, बताओ इस पर फील्ड वाइंडिंग लिपट रही है ना चुंबक के ध्रुवों पर, यहां तक सही है। अब बताओ, विद्युत चुंबक के ध्रुवों पर यहां पर फील्ड वाइंडिंग लिपट रही है। जब इसमें करंट दोगे तो चुंबक बनेगा, और करंट नहीं दोगे तो चुंबक नहीं बनेगा। उसे बोलते हैं अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार के चुंबकीय जनरेटर में क्या होता है, इसमें चुंबक के ध्रुव, इसमें चुंबकीय ध्रुव, जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं ना, इसमें चुंबकीय ध्रुव मुख्य रूप से विद्युत चुंबक प्रकार के होते हैं। विद्युत चुंबक प्रकार के होते हैं। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? कैसे होते हैं मेरे दोस्तों? विद्युत चुंबक प्रकार के होते हैं। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया ना? इसके जो इसमें जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, इसमें जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, यह कैसे होते हैं? विद्युत चुंबक प्रकार के। अब बताओ कि इसकी फील्ड बाइंडिंग को क्या अलग से तुम बैटरी के द्वारा डीसी सप्लाई दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हम जो जनरेटर पढ़ रहे हैं ना, वो होता है स्व उत्तेजित जनरेटर, जिसकी फील्ड बाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्तों, यह स्व उत्तेजित विद्युत चुंबक प्रकार का जनरेटर है। सही है ना? क्यों? क्योंकि देखो, इसके फील्ड बाइंडिंग लिपट रही है, समझ में आ रहा है ना? तो यह विद्युत चुंबक हो गए। दूसरी बात, इसकी फील्ड बाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई नहीं दे रहे, तो यह जो जनरेटर होता है वो होता है स्व उत्तेजित। तो यह जनरेटर होता है, इसमें विद्युत चुंबक प्रकार के ध्रुव प्रयोग होते हैं। क्या प्रयोग होते हैं? विद्युत चुंबक प्रकार के ध्रुव, विद्युत चुंबक प्रकार के ध्रुव प्रयोग होते हैं।
बोलो सही है ना। इसलिए इसको कौन सा जनरेटर बोलोगे? विद्युत चुंबकीय जनरेटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चुंबक के ध्रुव कैसे होते हैं? विद्युत चुंबक प्रकार के। अब देखो, यह मुख्य रूप से, कैसे रूप से? मुख्य रूप से स्व उत्तेजित जनरेटर होता है, सेल्फ एक्साइटेड, स्व उत्तेजित जनरेटर होता है। बताओ कैसा होगा? यह है स्व उत्तेजित जनरेटर होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? यह कैसा जनरेटर होता है? स्व उत्तेजित जनरेटर होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, अब मेन जो बात है आज की सीखने वाली जो बात है वो मैं बात बताऊंगा। अब बताओ, आप लोग इस जनरेटर के जब आर्मेचर को घुमाते हैं, जब आर्मेचर को घुमाओगे, फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट है नहीं है, कोई करंट गई नहीं है, कोई करंट आपने दी नहीं है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं नहीं है, और आर्मेचर को तुम घुमाने में लग रहे हो, क्या वोल्टेज बन सकता है क्या? बताओ आप लोग। कि एक बार और देखो, जब इस जनरेटर के आर्मेचर को घुमाया जाता है तो मेरे दोस्तों, जब इस जनरेटर के आर्मेचर को आप लोग घुमाओगे तो चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है। जब चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है और तुम सूखा ही आर्मेचर को घुमाने में लग रहे हो बेटा, तो ये वोल्टेज का उत्पादन नहीं करता है। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आज की क्लास बहुत अच्छे ढंग से होगी, बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज सीखने का पॉइंट ज्यादा है, माइंड में सेट करने का पॉइंट ज्यादा है, जब भी आगे की चीज समझ में आएगी। अब बताओ, इसमें क्या चुंबक है क्या? नहीं है ना। अब लड़के पूछ रहे सर इसमें चुंबक कहां से बनेगा? तो मैं बताता हूं दोस्तों, अगर इसको आप अलग से डीसी सप्लाई दे दो बैटरी के द्वारा, समझ में आ गया ना? जब बैटरी के द्वारा डीसी सप्लाई दे देते हो आप लोग, तो याद रखना इस चुंबक के ध्रुवों में, इस फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी, फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी तो बेटा ये इसमें चुंबक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चुंबकीय बल रेखाएं बन जाएगी। देखो कितनी सारी चुंबकीय बल रेखाएं बन चुकी है। बोलो समझ में आ गया? लेकिन इनमें से आप सभी लोग बोल रहे हो सर ये जो जनरेटर होता है यह तो स्व उत्तेजित है, और आप इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई दे रहे हो, ये तो पृथक उत्तेजित बन गया। बोलो यही दिमाग में चल रहा है ना आपके? एक बार और देखो, सर ये तो स्व उत्तेजित जनरेटर है, इसकी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देनी नहीं है और तुम इसकी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दे रहे हो, तो ये तो पृथक उत्तेजित हो गया। नहीं, ये नहीं। अगर तुम इसकी बैटरी को लगे रहने दोगे, अगर आप इसकी बैटरी को लगे रहने दोगे, तो यह पृथक उत्तेजित जनरेटर है। मैंने यहां बैटरी छोड़ दी और दमादम आर्मेचर को घुमाने में लग रहा हूं और जनरेटर वोल्टेज बना रहा है, तो मेरे दोस्तों यह पृथक उत्तेजित जनरेटर है। मैं मान रहा हूं पृथक उत्तेजित जनरेटर है, लेकिन हम क्या करें? हमारे पास चुंबक नहीं था, बिल्कुल ही चुंबक हमारा यहां समाप्त हो गया मेरे दोस्तों। हाँ, और विद्युत चुंबक बिल्कुल समाप्त हो गया, बैटरी है नहीं। हाँ, बैटरी नहीं है, तभी तो यह स्वोत्तेजित जनरेटर है। अब इसको मैं घुमाने में लग रहा हूं, लेकिन चुंबक नहीं है। अब वोल्टेज कहां से बनेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वोल्टेज कहां से बनेगी भाई? तो इसमें चुंबक बनाने के लिए दोस्तों कुछ समय के लिए, केवल ज्यादा समय के लिए नहीं, अगर तुमने इसे हमेशा के लिए बैटरी लगा दी तो यह पृथक उत्तेजित जनरेटर होगा। समझ में आ गया ना? कौन सा जनरेटर? पृथक उत्तेजित जनरेटर मेरे दोस्तों। तो मैं क्या करता हूं, कुछ समय के लिए, ओनली 1 कुछ समय के लिए यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी। जब बैटरी लगा दी, आप लोगों ने डीसी सप्लाई दी बैटरी की, यहां पर फील्ड वाइंडिंग चुंबक बन गई, चुंबक के ध्रुव चुंबकित हो गए और चुंबक बन गया, तो तुम इस बैटरी को रहने मत दो, हटाओ। तुम्हारे पास चुंबक बन चुका है बहुत फुल, अब तुम इस बैटरी को हटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह स्वोत्तेजित जनरेटर है। अगर तुम बैटरी को लगाए रखोगे तो वो तो पृथक उत्तेजित जनरेटर है। हाँ, अगर बैटरी छोड़ दी आप लोगों ने तो यह तो पृथक उत्तेजित जनरेटर है, तो आपको बैटरी हटानी पड़ेगी। हाँ, जब बैटरी हटा दी आप लोगों ने, ये हटा दी, तो ये चुंबकीय फ्लक्स भी यहां से बिल्कुल गया। हाँ, गया, विचुंबक हो गए ध्रुव। क्यों? क्योंकि तुमने बैटरी की सप्लाई हटा दी, और हटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जनरेटर कौन सा है? स्व उत्तेजित, जिसकी फील्ड वाइंडिंग को कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती है, उसे स्व उत्तेजित जनरेटर कहते हैं।
तुम्हें हटानी पड़ेगी बैटरी, और जब तुमने बैटरी हटाई, परंतु इसमें यहां चुंबक के ध्रुव तो चुंबकित हो गए थे, बैटरी हटाते ही चुंबक के ध्रुव भी चुंबकित हो गए, परंतु कुछ गुण चुंबक के शेष रह गए, कुछ गुण चुंबक के शेष रह गए। तुमने जब इसको डीसी सप्लाई दी तो कुछ गुण चुंबक के शेष रह गए मेरे दोस्तों। इसे बोला जाता है अविशिष्ट चुंबकत्व। क्या बोला जाएगा? अविशिष्ट चुंबकत्व, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। हाँ, कि अब बताओ, यदि यार फिर आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अविशिष्ट चुंबकत्व है थोड़ा सा, भारतीय विद्युत नियम अनुसार यह अविशिष्ट चुंबकत्व, जो अविशिष्ट जो चुंबकत्व होता है, ये मेन मोस्ट पॉइंट है। अविशिष्ट जो चुंबकत्व आया है, बैटरी हटाने पर जो थोड़ा सा चुंबक बना है, अविशिष्ट चुंबकत्व, यह जनरेटर में 2.5% होता है। कितने परसेंट? 2.5%। अब आओ मेरे दोस्तों, जब इतना सा चुंबकीय बल रेखाएं, जब अवशिष्ट चुंबकत्व जब ये आर्मेचर के द्वारा कटेगा, तो इस जनरेटर के द्वारा इस अवशिष्ट चुंबकत्व से केवल थोड़े से चुंबकीय फ्लक्स कटने के कारण इसमें थोड़ा सा ही वोल्टेज बनता है, और वो बनता है लगभग 2 वोल्ट। कितने वोल्ट बनेगा मेरे दोस्तों? लगभग कितने वोल्ट बनेगी? 2 वोल्ट। अब देखते चलो, इस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, इस अविशिष्ट चुंबकत्व के कारण, आज की क्लास पूरी पढ़ना, जाना मत। अविशिष्ट चुंबकत्व के कारण, चुंबकत्व के कारण लगभग कितनी वोल्ट बनती है? 2 वोल्ट बनती है। यह क्वेश्चन ध्यान रखना, यूपी बिजली बोर्ड JN के पेपर में आ चुका है कि बताओ, एक विद्युत चुंबकीय प्रकार के डीसी जनरेटर के अंदर अविशिष्ट चुंबकत्व के कारण बोलो कितनी वोल्टेज बनेगी? लगभग 2 वोल्ट बनती है। अविशिष्ट चुंबकत्व जो शेष बचा था, ये कितने परसेंट होगा? 2.5% होगा। अब बताओ, जो ये 2 वोल्ट बनती है जनरेटर में, आर्मेचर में, जनरेटर के आर्मेचर में जो 2 वोल्ट बनती है, वो बाहर निकलकर यहां पर आ गई। 2 वोल्ट आर्मेचर में आई और आर्मेचर से बनती 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 बाहर आ गई। अब ये जो 2 वोल्ट है ना मेरे दोस्तों, ये लोड पर जाएगी। हाँ, लोड पर जा रही है, तो देखो मैं भी चल रहा हूं इसके साथ साथ में। देखो यहां अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो 2 वोल्ट बनती है, परंतु लोड तो आगे है, और ये तार ये रहा, फील्ड बाइंडिंग का तार ये लग रहा है। तो ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो ये 2 वोल्ट की सप्लाई होती है ना, ये फील्ड बाइंडिंग में पहले लुढ़क जाती है, फील्ड बाइंडिंग में आ जाती है। और जब इस फील्ड बाइंडिंग में करंट गई, हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, SSC JN के पेपर में आ गया कि बताओ, विद्युत चुंबकीय जनरेटर, ये जो विद्युत चुंबकीय जनरेटर है ना, इसकी फील्ड बाइंडिंग को कौन सी सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है? तो मेरे दोस्तों बताओ, इसकी जो फील्ड बाइंडिंग है, इसको सप्लाई कहां से मिली? ए, अलग से डीसी सप्लाई के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। बी, बाहर से अलग से एसी सप्लाई द्वारा उत्तेजित किया जाता है। सी, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण स्वयं के अंदर बनने वाली धारा से उत्तेजित किया जाता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण स्वयं के अंदर बनने वाली इसकी धारा से इस फील्ड बाइंडिंग को उत्तेजित किया जाता है। यह भी क्वेश्चन एक बनता है, SSC JN के पेपर में आ गया कि बताओ, विद्युत चुंबकीय जनरेटर की जो ये फील्ड बाइंडिंग है ना, इसको सप्लाई कहां से मिली? तो अवशिष्ट चुंबकत्व से जो 2 वोल्ट बनी है ना, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो 2 वोल्ट बनी है, इसकी सप्लाई किस में गई है मेरे दोस्तों? फील्ड बाइंडिंग में गई है। तो अगला ये भी बनता है कि इसकी जो फील्ड बाइंडिंग है, इसकी फील्ड बाइंडिंग, इसकी फील्ड बाइंडिंग को अवशिष्ट चुंबकत्व से बनने वाली इसकी फील्ड बाइंडिंग को स्वयं के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व से बनने वाली अवशिष्ट चुंबकत्व से, आराम से, आज की क्लास बहुत शानदार है, अवशिष्ट चुंबकत्व से बनने वाली अवशिष्ट चुंबकत्व से बनने वाली सप्लाई द्वारा क्या बेटा? सप्लाई द्वारा उत्तेजित किया जाता है,
उत्तेजित किया जाता है। बोलो समझ में आ रहा है ना दोस्तों? क्या किया जाता है दोस्तों? उत्तेजित किया जाता है। अब मेरे दोस्तों बताओ, अपसित चुंबकत्व के कारण जो थोड़ा सा चुंबकीय फ्लक्स था, ये जो थोड़ा सा 2.5% ये अपसित चुंबकत्व था, इसके कारण कितनी वोल्ट बनी? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट कहाँ जा रही थी? लोड पर। लेकिन सबसे पहले कौन सी बाइंडिंग आ गई? फील्ड बाइंडिंग का तार आ गया, इसमें लुढ़क गई। और जब इस फील्ड बाइंडिंग में 2 वोल्ट की करंट आती है मेरे दोस्तों, याद रखना मैं पहले बोल रहा हूं, इस विद्युत चुंबकीय प्रकार के जनरेटर में सबसे पहले अपसित चुंबकत्व के कारण कितनी वोल्ट बनती है? 2 वोल्ट। बाद में फील्ड वाइंडिंग में करंट जाती है। पहले तो चुंबक के कारण 2 वोल्ट बनी, बाद में फील्ड वाइंडिंग में करंट गई है। मेन क्वेश्चन है, ध्यान रखो। बाद में फील्ड वाइंडिंग में करंट गई है, सबसे पहले कितनी वोल्ट बनी है? 2 वोल्ट। अब जैसे ही फील्ड वाइंडिंग में करंट बनती है 2 वोल्ट की, तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, फिर वोल्टेज का मान भी बढ़ जाता है। जब वोल्टेज मानो 50 वोल्ट हो गया, अब 50 वोल्ट की, फिर अब ये 50 वोल्ट का जो वोल्टेज थी, जो करंट थी, वो इस फील्ड वाइंडिंग में फिर लुढ़क गई, फिर चुंबक बढ़ गया, फिर चुंबक बढ़ गया, फिर वोल्टेज बढ़ गई, फिर वोल्टेज बढ़ गई, फिर बढ़ी हुई वोल्टेज फील्ड इस चुंबक की वाइंडिंग में गई, फिर वोल्टेज बढ़ गई, फिर यहां पर वोल्टेज बढ़ी, फिर वापस इसमें लुढ़की। लड़के बोल रहे हैं सर यह क्रिया कब तक चलेगी? यह क्रिया जब तक चलती है जब तक ये ध्रुव चुंबक के ध्रुव पूर्ण चुंबकित नहीं बन जाते हैं। जब ये पूर्ण चुंबक बन जाते हैं और जनरेटर पूर्ण वोल्टेज का उत्पादन करने लग जाता है, कि जब ये चुंबक के ध्रुव होते हैं ना, यह पूर्ण चुंबक बन जाते हैं, और जब जनरेटर पूर्ण वोल्टेज बना देता है, जब यह लोड पर सप्लाई जाती है। यही कारण है मेरे दोस्तों, जब तुम घरों के जो जनरेटर होते हैं, जो शादी पार्टियों में तुमने देखा होगा ना, जैसे तुम उसको स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट होने के बाद में कम से कम नहीं तो 15-20 सेकंड बाद जो सप्लाई आती है, सही बात है, 15-20 सेकंड बाद तुम्हारी लाइट वगैरह जलती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसके कारण है क्योंकि अपसित चुंबकत्व से जो वोल्टेज बनती है, पहले फील्ड वाइंडिंग में जाती है, फिर यह फील्ड वाइंडिंग चुंबक बनेगी, वोल्टेज बढ़ेगी, फिर बढ़ी हुई वोल्टेज जाती है, फिर वोल्टेज बढ़ेगी, चुंबक बढ़ेगा। जब तक ये चुंबकित नहीं हो जाते हैं और जब तक फुल वोल्टेज नहीं बनता है, तब तक इस लोड पर वोल्टेज नहीं आती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आज का जो पॉइंट है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय जनरेटर, बताओ इसकी फील्ड वाइंडिंग को कोई डीसी सप्लाई अलग से नहीं दी जाती है, उसे बोला जाता है तो मेरे दोस्तों स्व उत्तेजित जनरेटर। लेकिन इसमें चुंबक के ध्रुव विद्युत चुंबक प्रकार के हैं, इसलिए इसको विद्युत चुंबकीय प्रकार का जनरेटर कहा जाता है। मेरे दोस्तों तुमने इसको कुछ समय के लिए अपसित चुंबकत्व, एक बात बताओ मेरे दोस्तों, यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है कि जब यहां चुंबक नहीं है बिल्कुल ही, हाँ, तो क्या जनरेटर वोल्टेज बना जाएगा क्या? तो बताओ, मैंने अभी बताया था ना कि कुछ समय के लिए इसको बैटरी से जोड़ा जाता है, इसकी फील्ड वाइंडिंग को। सही बात है, अगर तुमने बैटरी लगे रहने दी तो वो पृथक उत्तेजित हो जाएगा, तुम्हें हटानी पड़ेगी बैटरी। क्यों? क्योंकि जनरेटर कौन सा है? स्व उत्तेजित, इसकी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है। तो कुछ समय के लिए आपने अपशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए इसको अलग से डीसी सप्लाई दी के नहीं दी? बोलो सही है ना? और जैसे ही तुमने इसकी बैटरी को डीसी सप्लाई दी है, बैटरी के द्वारा फील्ड वाइंडिंग को आपने डीसी सप्लाई दी है ना, तो इसमें चुंबक बन जाता है, और चुंबक बनते ही इनको बैटरी को हटा दिया जाता है। तो बताओ, यह कुछ चुंबक इसमें शेष रह जाता है, इसे बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में, यह क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में, यह क्वेश्चन कुछ दिनों पहले जो दिल्ली में जो क्या बोलते हैं यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन का पेपर लगा उसमें आया था। यही क्वेश्चन एसएससी JN के पेपर में कि बताओ, यदि कई दिनों तक तुमने जनरेटर को प्रयोग नहीं लिया है मेरे दोस्तों, तो अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो इस अवशिष्ट चुंबकत्व को प्राप्त करने के लिए इसकी फील्ड वाइंडिंग को कुछ समय के लिए अलग से डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। सही बात है कि नहीं? अलग से डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। इस क्रिया को जो बोला जाएगा, बताओ इस क्रिया को मेरे दोस्तों क्या बोला जाएगा?
आएगा बताओ? इसे बोला जाता है फ्लेशिंग क्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लेशिंग क्रिया। यह क्वेश्चन भी एसएससी जेईएन के पेपर में आ गया कि अब से चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई प्रदान करना कौन सी क्रिया कहलाती है? फ्लेशिंग क्रिया। कौन सी दोस्तों? फ्लेशिंग क्रिया। तो मेरे दोस्तों यहां पर मैं एक लिखता हूं आपको नोट लगाकर, और क्या लिख रहा हूं देखो कि अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व, अच्छे से पढ़ना, आज बहुत अच्छी चीज चलेगी। अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग को, किसको? फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई दी जाती है, की सप्लाई दी जाती है। बोलो समझ में आ गया ना? कौन सी सप्लाई दी जाती है? डीसी सप्लाई। कुछ समय के लिए मैंने आपी दी ना, जो अवशिष्ट चुंबकत्व आ गया था, डीसी सप्लाई दी जाती है। इसे फ्लेशिंग का कार्य कहते हैं, इसे फ्लेशिंग क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बताओ आपके ये समझ में आया कि नहीं आया? इसे कौन सी क्रिया कहोगे दोस्तों? फ्लेशिंग क्रिया। अब बताओ, एक बार और पढ़ाता हूँ इसके बारे में कि यह जनरेटर क्या होता है। यह एक विद्युत चुंबक प्रकार का जनरेटर होता है, विद्युत चुंबक प्रकार का जनरेटर होता है जिसमें विद्युत चुंबक प्रकार के ध्रुव प्रयोग किए जाते हैं। अगला, इसकी फील्ड वाइंडिंग को किसी भी प्रकार की डीसी सप्लाई हमेशा के लिए नहीं दी जाती है, हमेशा के लिए नहीं जोड़ी जाती है, इसलिए इसको स्वयं उत्तेजित जनरेटर कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अगली बात होती है अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। हाँ दोस्तों देखो, अब बताओ, जब इस तुम आर्मेचर को घुमा रहे हो तो क्या वोल्टेज बन सकती है? क्या नहीं बन सकती? क्योंकि चुंबक नहीं है। अब चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें कुछ समय के लिए बैटरी की सप्लाई दी जाती है। बोलो सही है कि नहीं? जब बैटरी की सप्लाई देते हो, एक बार और सुन लो, ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि इन चीजों से आपका अगर बेस क्लियर नहीं होगा ना आज इस चीज पर, तो तुम आगे के जनरेटर पढ़ ही नहीं सकते हो, उनको कर नहीं सकते हल आप लोग, उनको रटना थोड़ी ना है, उनका बेस क्लियर करना है। तो बताओ, पहले ये चीज समझना जरूरी है। समझ में आ गया ना? तो ये चीज समझ में आएगी तो आगे की चीज भी समझ में अपने आप आएगी। हाँ, अब तुम बताओ, ये तुमको बहुत कम लोगों को आती भी होगी, बहुत कम लोगों को बताई भी होगी, डायरेक्ट थोड़ी की जाती है। तो देखेगा, वापस देखो कि बताओ, कुछ समय के लिए आपने इसको बैटरी की डीसी सप्लाई दी तो इसमें चुंबक बन गए, चुंबक के ध्रुव। इसको हटाओ। क्यों? क्योंकि ये स्वयं उत्तेजित जनरेटर है। अगर तुम इसको लगी रहने दोगे बेटा बैटरी को, तो यह पृथक उत्तेजित जनरेटर होगा। कौन सा होगा? पृथक उत्तेजित। इसको तो अपने कुछ समय के लिए लगाई है, और क्या प्राप्त करने के लिए? अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, इसको हटा दो आप लोग। अब देखो, अब जब तुमने बैटरी को हटा दिया है तो बताओ, ये कौन सा जनरेटर हो गया? स्वयं उत्तेजित जनरेटर, जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई नहीं दी जाती। बोलो यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, अब यहां पर अवशिष्ट चुंबकत्व आ गया। अवशिष्ट चुंबकत्व यह कितने परसेंट होता है? 2.5%। यह क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। बोलो कितने परसेंट? 2.5%। बताओ, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण लगभग कितनी वोल्ट बनेगी? 2 वोल्ट। अब देखो, फील्ड वाइंडिंग में तो करंट गई नहीं है। हाँ, अभी कहां गई है? कुछ भी नहीं है, बैटरी पैटी सब हटा दिया आप लोगों ने, तो इसमें फील्ड वाइंडिंग में करंट गई नहीं है। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण सबसे पहले वोल्टेज बनती है, वो कितनी वोल्ट बनेगी दोस्तों? 2 वोल्ट। फिर जो अवशिष्ट चुंबकत्व की जो वोल्टेज है, फिर वो इस फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। समझ में आ गया ना? तो ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईएन के पेपर में आ चुका है कि बताओ, फील्ड वाइंडिंग में विद्युत चुंबक प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई प्रदान की जाती है? तो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण स्वयं के अंदर बनने वाली धारा से इसको सप्लाई उत्तेजित किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया ना? अब बताओ, देखो, अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ समय के लिए जो डीसी सप्लाई दी जाती है ना, उसे बोला जाता है फ्लेशिंग क्रिया। क्या बोला जाएगा दोस्तों? फ्लेशिंग क्रिया। बोलो यहां तक समझ में आ गया ना? बोलो क्लियर हो गया ना? मेरे दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ गए पेपर में, एसएससी के पेपर में, दिल्ली मेट्रो में, यूपी बिजली बोर्ड में, राजस्थान
राजस्थान बिजली बोर्ड में, सब में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ अब स्विच चुंबकत्व समाप्त हो गया है तो क्या किया जाता है, तो इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। बताओ ये जनरेटर मैंने आज आपको खूब अच्छे से और कई बार समझा दिया, अब आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई, बोलो मजा आया कि नहीं आया, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है ना। तो बताओ यह है विद्युत चुंबकीय जनरेटर होता है ना, यह 3 प्रकार का होता है। विद्युत चुंबकीय जनरेटर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मैं चलाने से पहले एक बात और बोल रहा हूं, फील्ड वाइंडिंग होती है ना जो चुंबक के ध्रुवों पर लिपटी होती है, किस पर लिपटी होगी दोस्तों? चुंबक के ध्रुवों पर लिपटी होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब बताओ एक विद्युत चुंबक जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं, एक तो डीसी सीरीज जनरेटर, एक डीसी शंट जनरेटर और एक डीसी कंपाउंड जनरेटर। बताओ यहां तक समझ में आ गया ना। इसके पॉइंट अभी मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन डीसी सीरीज, डीसी शंट, डीसी कंपाउंड जब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक ये क्रिया दिखाई नहीं जाएगी। अब से चुंबकत्व की, अब से चुंबकत्व कारण वोल्टेज की और यह क्रिया जब भी वो समझ में आएंगे, जबकि बहुत कम लोगों को यह चीज समझाई नहीं जाती है, यह चीज बताई नहीं जाती है, तभी तो बेस आपका क्लियर नहीं होता है। तो प्लीज आप क्लास में बने रहें, आज पूरी क्लास लेके जाना, कुछ अलग नहीं मिले तो बोलना। समझ में आ गया ना। और आपसे बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा हूं तो आप जब पूरी क्लास ले रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट पूरी क्लास ले रहे, नोट्स बना रहे, तो प्लीज आप कमेंट तो लिखा करो, कुछ तो लिखा करो इसमें कमेंट में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। समझ में आया ना। और आप अच्छे से पढ़ो और इस फटाफट इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो, जो आगे पॉइंट पढ़ाएंगे फिर अपन लोग जल्दी से ले लो। हाँ जी दोस्तों ले लिया ना। अब देखो, अब इसको मिटा दूं मैं अब, है ना। अब देखो, अब बिल्कुल समझ में आ गई ना गणित क्या क्या बोला था आज मैंने। अब देखो, अब विद्युत चुंबकीय जनरेटर बताओ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बताओ कितने प्रकार के? 3। हाँ, अब से चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई दी जाती है। इससे किसका कार्य कहते हैं? बताओ दोस्तों, किसका कार्य कहते हैं? फ्लैशिंग का कार्य। किसका कार्य कहेंगे? फ्लैशिंग का कार्य। अब देखो, अब जो जनरेटर होता है ना, जो मेन जनरेटर होता है विद्युत चुंबकीय जनरेटर। कौन सा जनरेटर? विद्युत चुंबकीय जनरेटर। अब देखो आ जाओ, इसमें ये जो पहला होता है, 3 प्रकार के होते हैं विद्युत चुंबकीय जनरेटर। पहला होता है डीसी सीरीज। कौन सा दोस्तों? डीसी सीरीज। हाँ जी, डीसी सीरीज। इसको बोला जाता है दिष्ट, हाँ जी, दिष्ट श्रृंखला, दृष्ट श्रृंखला। क्या बोलोगे दोस्तों? दिष्ट श्रृंखला या दिष्ट श्रेणी या दिष्ट श्रेणी जनरेटर। अब देखना, दिष्ट श्रेणी जनरेटर ये है। अब देखो, अब क्या होता है कि जनरेटर है उसके बारे में बताएंगे। तो विद्युत चुंबक प्रकार के जो जनरेटर है वो होता है दिष्ट सीरीज जनरेटर, यानी कि डीसी सीरीज जनरेटर। अब बताओ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, क्या विद्युत चुंबक जनरेटर में वोल्टेज बनाने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता है या नहीं है? है। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो क्या वोल्टेज बना सकता है? क्या नहीं बना सकता। तो विद्युत चुंबक प्रकार के जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला कौन सा होता है? डीसी सीरीज जनरेटर। यह भी विद्युत चुंबकीय जनरेटर है, तो इसमें भी अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होगी। याद रखना, यह क्वेश्चन आता है पेपर में, कौन से जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन में समझाऊंगा इसको। तो बताओ, इस प्रकार के जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होगी नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि जनरेटर कौन सा? विद्युत चुंबकीय जनरेटर। अब देखो, डीसी सीरीज जनरेटर क्या कहलाता है, देखिएगा। इस प्रकार के जनरेटर में एक आर्मेचर होता है। क्या होता है? आर्मेचर। आराम से देखना, आर्मेचर। अब यह आर्मेचर होता है इसके श्रेणी क्रम में, इसके श्रेणी क्रम में, हाँ, इसके कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब देखो, इसकी श्रेणी क्रम में मोटे तार। कैसा दोस्तों? मोटे तार, कम टर्न की, मोटा तार है, कम टर्न की, एक सीरीज बाइंडिंग जुड़ी होती है। कौन सी बाइंडिंग दोस्तों? सीरीज बाइंडिंग
वाइंडिंग जुड़ी होती है उसे डीसी सीरीज जनरेटर कहा जाता है। कौन सा जनरेटर बोलोगे दोस्तों? डीसी सीरीज जनरेटर कहा जाता है। एक बार और कि वह जनरेटर जिसमें आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, देखो मोटा तो तार है और कम टर्न है, टर्न यानी चक्र होते हैं, या इसको फेरा भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ, देखो एक दो टर्नी तो है, तो इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, ये आर्मेचर है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में मोटा तार कम टर्न की वाइंडिंग संयोजित होती है, उसे डीसी सीरीज जनरेटर कहा जाता है। बोलो यहां तक समझ में आ गया ना? तो देखिएगा इस जनरेटर में आराम से, इस प्रकार के जनरेटर में अभी देखते चलो आप, इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर के सीरीज में, सही है ना, आर्मेचर के सीरीज में, आर्मेचर के सीरीज में, यहाँ तक सही है ना, आर्मेचर के सीरीज में मोटा तार, बोलो सही है ना, मोटा तार कम टर्न, बोलो सही है ना दोस्तों? देखो मोटा तो तार है और कम टर्न है, आर्मेचर के किस क्रम में है? सीरीज में है ना। तो देखो मोटा तार कम टर्न, तांबे के तार की, सही है ना, तांबा के तार की, तांबा के तार की फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सही है ना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग संयोजित होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग संयोजित होती है, सही है ना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग संयोजित होती है। बताओ यहां तक समझ में आ गया ना? एक बार और सुनो मेरे दोस्तों, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में मोटा तार कम टर्न की एक फील्ड वाइंडिंग संयोजित होती है, उसे बोलते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग संयोजित होती है, इसे डीसी सीरीज जनरेटर कहा जाता है। बताओ यहां तक समझ में आ गया ना? बोलो क्लियर हो गया ना? अब बात आती है मेरे दोस्तों, अब जो इसकी बात आती है, इसमें मैं पहले लिख रहा हूं, इसका देखना आप लोग, इसका जो मैं पहले लिख रहा हूं, नोट नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं, पहले समझते चलना। बताओ, जो मैं बताता हूं बेटा, जो तार मोटा होता है ना, जो तार मोटा होता है, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उसके प्रतिरोध का मान कम होता है, और जिसका प्रतिरोध कम होता है ना, उसका रिएक्टेंस यानी कि प्रतिघात का मान उच्च होता है। अच्छे से समझना, यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि बताओ सीरीज बाइंडिंग में कौन सा गुण होता है, तो प्रतिरोध का मान तो निम्न और प्रतिघात का मान क्या होता है? उच्च होता है। एक बार और सुन लो, प्रतिरोध, तार मोटा होगा ना तो तार के प्रतिरोध का मान तो निम्न होगा, अगर प्रतिरोध का मान निम्न है ना तो रिएक्टेंस यानी कि प्रतिघात का मान उच्च होता है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, इसकी फील्ड वाइंडिंग, यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, इसकी फील्ड वाइंडिंग अच्छे से पढ़ना, इसकी फील्ड वाइंडिंग आराम से एक एक चीज़ समझ में आएगी आपके, इसकी फील्ड वाइंडिंग, हाँ इसकी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, बोलो सही है ना, इसकी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, मोटा तार होता है इसलिए इसके प्रतिरोध का मान निम्न, इसके प्रतिरोध का मान निम्न तथा प्रतिघात उच्च होता है। बोलो प्रतिघात क्या होगा? उच्च, रिएक्टेंस, प्रतिघात को रिएक्टेंस कहते हैं, प्रतिघात उच्च होता है। यह क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन के पेपर में, दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में, लोको पायलट के पेपर में प्रतिरोध का मान निम्न तथा प्रतिघात का मान उच्च होता है। क्या होगा मेरे दोस्तों? उच्च होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? बताओ तार कैसा होगा? मोटा और कम टर्न के प्रयोग किए जाते हैं। अगली बात होती है दोस्तों, देखो नोट नंबर, अगला जो नोट नंबर सेकंड होता है इसका, ये देखो आप लोग। अब नोट नंबर सेकंड क्या कहता है, इसका जो मेन बात आती है, इस प्रकार के जो जनरेटर होता है ना, इस प्रकार के जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, कैसी वाइंडिंग होती है? फील्ड वाइंडिंग। इसके टर्मिनलों की जो पहचान होती है ना, उसके सिरे होते हैं D1 और D2। क्या होते हैं दोस्तों? D1 और D2 होते हैं। तो इसकी सीरीज बाइंडिंग, अब देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, C से सीरीज बाइंडिंग और D से D1 और D2 यानी कि CD, क्या CD, क्या CD, C से सीरीज बाइंडिंग और D1 और D2 यानी कि इसकी सीरीज वाइंडिंग के टर्मिनल, सीरीज वाइंडिंग के टर्मिनल,
सीरीज वाइंडिंग के टर्मिनल आराम से देखो D1 तथा D2 होते हैं, D1 तथा क्या होते हैं, D2 होते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना, D1 तथा क्या होंगे दोस्तों, D2 होते हैं। अब मेन बात आती है, इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग मेरे दोस्तों जाने कितनी बार पेपर में आ चुका है कि बताओ, इस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर की भांति किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में किसकी भांति प्रयोग करते हो, बूस्टर की भांति। अब ये बूस्टर क्या चीज होती है ध्यान रखना, जो कि अब मेरे बात बताना आप लोग अच्छे से देखना कि मैं यहां पर कहीं कोई स्थान है, मान लो ये जयपुर है, जयपुर से वोल्टेज चल रही है 400 वोल्ट माना है केवल। अब 400 वोल्ट चल रही है और ये हमारा दौसा है, क्या है दोस्तों, दौसा। जब जयपुर से 400 वोल्ट चल रही है तो क्या दौसा पूरी आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। बोलो आ सकती है क्या, नहीं आ सकती मेरे दोस्तों। तो माना यहां पर 350 वोल्ट आई, कितनी आई, 350 वोल्ट आई। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ आप लोग, कितनी वोल्टेज ऊष्मा के रूप में नष्ट हो गई है, 50 वोल्ट। कितनी वोल्टेज दोस्तों, 50 वोल्ट। अभी देखते चलो आप लोग, कितनी वोल्टेज नष्ट हुई है, 50 वोल्ट। इसका मतलब होता है कि जो वोल्टेज व्यर्थ में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है उसे बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। तो याद रखना कि बताओ कितनी वोल्ट की क्षति हो गई है आपके पास में, क्षति हो चुकी है 50 वोल्ट की, उसे बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो इसकी क्षति की पूर्ति करने के लिए, यानी कि क्षति पूर्ति, याद रखना एसएससी JN के पेपर में आ गया, बूस्टर जनरेटर का काम क्या होता है, बूस्टर का है। तो ये क्या काम करता है, तो ये वोल्टेज की जो क्षति होती है ना 50 वोल्ट की, इसकी पूर्ति करने के लिए लाइन के मध्य में लगेगा, बीच में, लाइन के मध्य में, लाइन के मध्य में। आपसे पूछेगा बताओ बूस्टर जनरेटर कहां लगा होता है, लाइन के प्रारंभिक सिरे पर, लाइन के मध्य सिरे पर, लाइन के अंतिम सिरे पर, डी कोई नहीं। बोलो कहां लगेगा, लाइन के मध्य सिरे पर लगेगा। इस जो वोल्टेज की क्षति होती है ना, इसकी पूर्ति करने के लिए इसको बूस्टर की भांति प्रयोग लिया जाता है। अब मेरे दोस्तों बताओ आप लोग, जब इसकी क्षति पूर्ति करने के लिए आपने लाइन के मध्य में लगाया है, लेकिन एक क्वेश्चन और बन के आ सकता है पेपर में कि बताओ बूस्टर जनरेटर लाइन में कहां लगा होता है, श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर श्रेणी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है जनरेटर सीरीज जनरेटर है, श्रेणी जनरेटर है, तो यह सीरीज में लगेगा। किस में लगेगा, सीरीज में। और सीरीज क्रम के अंदर ही वोल्टेज बढ़ती है, समांतर क्रम में समान रहती है। समझ में आया ना। तो श्रेणी क्रम में ही इसकी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, इस मतलब वोल्टेज की क्षति पूर्ति करने के लिए इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। समझ में आया ना। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ बूस्टर की भांति किसका प्रयोग करोगे, बोलो किसका करोगे मेरे दोस्तों, सीरीज जनरेटर का। किसका करोगे दोस्तों, सीरीज जनरेटर का। तो मेरे दोस्तों फिर अगला नोट आता है इसका, देखो अगला जो नोट होता है, अगला जो नोट क्या होता है मैं बनाता हूं इसका जो अगला नोट होता है। अब देखो अगला नोट देखना, ट्रांसमिशन लाइन में, किस में दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में। अब ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में सबसे मोस्ट उपयोग है इसका, ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की, वोल्टेज ड्रॉप की क्षतिपूर्ति के लिए, वोल्टेज ड्रॉप की क्षतिपूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति, ये मैंने एसएससी के पेपर में आ चुका है, ये पॉइंट एसएससी के पेपर में, क्षतिपूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए बूस्टर, क्षतिपूर्ति के लिए बूस्टर, हिंदी में बोलते हैं वर्धक, वर्धक की भांति किया जाता है। लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की क्षतिपूर्ति यानी कि बूस्टर की भांति, यानी कि देखो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की क्षतिपूर्ति, वोल्टेज ड्रॉप की क्षतिपूर्ति के लिए, वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी इसको पूरा लिख देते हैं, वोल्टेज ड्रॉप की क्षतिपूर्ति के लिए, वोल्टेज ड्रॉप की क्षतिपूर्ति के लिए, ये मैंने क्षतिपूर्ति के लिए बूस्टर की भांति,
किसकी भांति दोस्तों? बूस्टर। बूस्टर समझ में आया ना? बूस्टर यानी कि वर्धक, वर्धक की भांति किया जाता है। किसकी भांति करोगे दोस्तों? वर्धक की भांति किया जाता है। बोलो किसकी भांति करोगे? वर्धक की भांति किया जाता है। सही है ना? किसकी भांति करोगे दोस्तों? वर्धक की भांति करते हैं। बताओ ट्रांसमिशन लाइन में आपसे पूछेगा कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति करने के लिए कौन सा जनरेटर प्रयोग करोगे? डीसी सीरीज जनरेटर। और वोल्टेज ड्रॉप की क्षति पूर्ति के लिए जो डीसी सीरीज जनरेटर प्रयोग करते हैं यह किसकी भांति? बूस्टर की भांति। किसकी भांति मेरे दोस्तों? बूस्टर की भांति यानी कि वर्धक की भांति इसका प्रयोग किया जाता है। बोलो समझ में आ गया ना? किसकी भांति किया जाएगा? वर्धक की भांति इसका प्रयोग किया जाता है। बोलो क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपके? अब देखो अगला बात आती है इसकी, जो अगली बात आती है। अब बताओ बूस्टर की भांति तो प्रयोग करते हैं, जो बूस्टर की भांति प्रयोग करते हैं तो यह कहां लगा होगा? तो लाइन के तो श्रेणी क्रम में तथा मध्य में लगाया जाता है। तो देखिएगा अगला जो इसका नोट होता है वो नोट क्या कहलाता है? देखिएगा इसको ट्रांसमिशन लाइन में बोलो सही है ना? इसको ट्रांसमिशन लाइन में, लाइन के मध्य में ही होगा तथा लाइन के मध्य में तथा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। लाइन के मध्य में तथा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आपसे पूछ ले, बोलो लाइन के तो मध्य में लगेगा, भी बताए थे मैंने आपको, और किस क्रम में लगेगा? ये श्रेणी क्रम में। यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखो अब बात आती है कि जो बूस्टर होता है, क्या होता है? बूस्टर। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है एसएससी के पेपर में कि बताओ ये बूस्टर कौन सा जनरेटर होता है? उच्च वोल्टेज निम्न धारा का, निम्न वोल्टेज उच्च धारा का, ऐसे पूछेगा एक बार, और निम्न वोल्टेज उच्च धारा का, उच्च वोल्टेज निम्न धारा का। तो मैं आपको नहीं भूलने दूंगा दोस्तों। अब बताओ, आप लोग बताओ, ये जो इसकी फील्ड बाइंडिंग है ना, मोटे तार की बनी होती है, ऐसे याद रखोगे आप लोग। जब मोटे तार की बनेगी तो इसका रेजिस्टेंस यानी कि इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? निम्न होगा ना? इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा दोस्तों? निम्न। अब बताओ जब प्रतिरोध निम्न होता है तो धारा का मान क्या होता है? उच्च होता है। बस यहीं से दिमाग में सेट करना है। तो इस बूस्टर जनरेटर की धारा तो उच्च और वोल्टेज निम्न होती है। यह क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। तो इस बूस्टर जनरेटर, एक बार और याद करा दूं ना आपको, बताओ फील्ड वाइंडिंग कैसे तार की? मोटे तार की। प्रतिरोध का मान क्या होगा? निम्न। जब प्रतिरोध का मान निम्न होगा तो धारा का मान क्या होगा? उच्च। तो यह जनरेटर उच्च, तो धारा वोल्टेज, धारा बढ़ती है तो वोल्टेज का मान क्या होता है? घटता है। तो उच्च धारा निम्न वोल्टेज का होता है ये। तो ध्यान रखना, यह बूस्टर जनरेटर, आराम से देखो, यह बूस्टर जनरेटर निम्न यानी कि उच्च धारा, प्रतिरोध निम्न है ना फील्ड वाइंडिंग का, उच्च धारा तथा निम्न वोल्टेज का होता है। उच्च धारा तथा निम्न वोल्टेज का होता है। प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है क्लास लेने में अपने दोस्तों से ज़रूर बोलें यार, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। यह बूस्टर जनरेटर उच्च धारा निम्न वोल्टेज का होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? बोलो क्लियर हो गया ना? यह जनरेटर कैसा होता है दोस्तों? उच्च धारा और निम्न वोल्टेज का होता है। अब मेरे दोस्तों अगली बात आती है, जो ये बात है वो क्या होती है? देखो अब मैं बात बताता हूँ आपको। यह हमेशा जो डीसी सीरीज जनरेटर में होता है ना, किसमें? डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर। अब मेरे दोस्तों चलो इसको मिटा देते हैं। मैं वापस सोच रहा था कि मैंने इसको मिटाऊं नहीं पहले, लेकिन इसको मिटाना ही पड़ेगा, यहाँ आएगी नहीं चीज़ें। हाँ तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, है ना, फिर आगे बता दूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले फटाफट इसका एक बार। हाँ जी ले लिया ना? अरे ले लिया ना? एक बार और ले लो।
हाँ जी, चलो अब देखो, अब वापस देखो, पहले इसको एक बार रिवीजन करा देता हूं। बताओ, वह जनरेटर, ये कौन सा विद्युत चुंबक प्रकार के जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला कौन सा है? डीसी सीरीज। डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है? इस प्रकार के जनरेटर में, इस प्रकार के जनरेटर में देखो, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में मोटा तार कम टर्न की फील्ड वाइंडिंग संयोजित होती है, उसे डीसी सीरीज जनरेटर कहा जाता है। मोटा तार होने के कारण प्रतिरोध का मान क्या होता है? निम्न। प्रतिघात का मान क्या होता है? उच्च। यह भी याद रखना दोस्तों, ध्यान रखना, जो मोटा तार होता है ना, जो मोटा तार होता है, इसके प्रतिरोध का मान निम्न होता है। जब प्रतिरोध का मान निम्न होता है ना, तो प्रतिघात का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? उच्च होता है। यहां तक समझ में आ गया। दूसरा देखो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल सी डी, सीरीज सी डी, सीरीज सी डी, इसका मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों की जो पहचान होती है ना, वो होती है D1 तथा D2 होती है। और अगर आर्मेचर का पूछ ले, ए से आर्मेचर हो गया तो A1 और A2, ये आगे लिखा दूंगा मैं, है ना। अगला होता है ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की क्षतिपूर्ति करने के लिए इसका उपयोग किसकी भांति करोगे? बूस्टर की भांति। बूस्टर को क्या बोलोगे? वर्धक। यह है बूस्टर की भांति। लाइन के क्या लगाया जाता है? मध्य में लगाते हैं, लेकिन कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। इस प्रकार के जनरेटर होता है ना जो बूस्टर होता है, बोलो प्रतिरोध का मान क्या है? निम्न होता है। इसके कारण यह जनरेटर होता है ना उच्च तो धारा, जब धारा का मान उच्च होगा ना तो वोल्टेज का मान क्या होगा? निम्न होगा। तो मेरे दोस्तों, यह जनरेटर उच्च तो धारा और निम्न वोल्टेज का होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी जनरेटर पूरा नहीं हुआ है सीरीज जनरेटर, लेकिन आज आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने जो भी दोस्त हैं उनसे क्लास पूरी कराऊंगा, पूरा डीसी जनरेटर के एक एक पॉइंट कराऊंगा आपको, लेकिन आप मेरा साथ दो तो सही। अपने दोस्तों से बोलो आप इस वीडियो को दिखाओ, और प्लीज कमेंट जरूर लिखा करो। आप इतने सारे स्टूडेंट क्लास लेते हैं, कल मैं जो नई क्लास लेकर आऊंगा उसमें मुझे आपके काफी सारे कमेंट्स मिलने चाहिए। मेरा दिल खुश हो जाना चाहिए कि वास्तव में लड़के क्लास ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, चले गया, मिटा दूं ना इसको। अब देखो, अब क्या होता है, अगला नोट क्या होता है अपना, अगला नोट देखते हैं इसके बाद में। अब देखो अगला नोट और देखते हैं। हाँ जी, अब देखो, अभी सीरीज जनरेटर पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ कराएंगे इसमें, है ना। अब देखिएगा, अब बताओ, देखो याद रखना, डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होता है। इस जनरेटर में, यहीं लिखा दूँ ना, यहीं कर दूँ नोट को। देखो यहाँ कर देते हैं। इस जनरेटर में देखो, इस जनरेटर में, इस जनरेटर में समझ में आ गया ना। इस जनरेटर में देखो आर्मेचर क्या है दोस्तों? आर्मेचर। देखो आर्मेचर, यहाँ तक समझ में आ गया। आर्मेचर, ये कौन सी वाइंडिंग है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, यहाँ तक समझ में आ गया। कौन सी वाइंडिंग? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और ये क्या है? लोड। क्या है? लोड प्रतिरोध, लोड। अब देखो तीनों ही श्रेणी क्रम में हैं, तीनों ही कौन से क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में। तो देखो इस जनरेटर में आर्मेचर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा लोड, तथा लोड, लोड सही है ना, तथा लोड, तीनों श्रेणी क्रम में होने के कारण, तीनों श्रेणी क्रम में होने के कारण, श्रेणी क्रम में होने के कारण, सही है ना मेरे दोस्तों, श्रेणी क्रम में होने के कारण। अब देखो, अगर यहां से मानो इसमें आर्मेचर में 5 एम्पियर की करंट है, हाँ 5 एम्पियर की करंट ही फील्ड वाइंडिंग में जाएगी, 5 एम्पियर की करंट ही लोड में जाएगी, यानी कि करंट का मान समान होगा तीनों में। तीनों में समान क्यों है भाई? कारण क्या है? क्योंकि तीनों एक ही तार से जुड़े पड़े हैं, तीनों में एक ही तार है, तीनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनमें धारा का मान क्या होगा? समान होगा। तीनों श्रेणी क्रम में होने के कारण आर्मेचर धारा, कौन सी धारा? आर्मेचर धारा। हाँ जी, देखो आर्मेचर धारा, सीरीज धारा, जो सीरीज बाइंडिंग की होगी, सीरीज धारा तथा लोड धारा, तथा कौन सी धारा मेरे दोस्तों? लोड धारा। हाँ जी, लोड धारा, तीनों का मान समान होता है। तीनों का मान क्या होगा? समान।
तीनों का मान समान होता है। तीनों का मान क्या होता है? समान होता है। बोलो सही है ना? समान क्या होता है मेरे दोस्तों? एक बार और देखो, आर्मेचर, सीरीज वाइंडिंग और लोड तीनों एक ही तार से जुड़ रहे हैं, तीनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए तीनों का मान समान होएगा। और वो क्या होगा मेरे दोस्तों? देखो, आर्मेचर धारा बराबर सीरीज धारा, सीरीज धारा AIAC है ना, आर्मेचर धारा IAC सीरीज धारा और लोड धारा, तीनों का मान एक दूसरे के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। अब याद रखना, ये कंडीशन केवल डीसी सीरीज जनरेटर में होगी। कौन से में होगी? डीसी सीरीज में। और डीसी शंट में फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा याद करा देता हूं। डीसी शंट में होता है IA बराबर IL प्लस ISH, ये डीसी शंट में होता है। इसको मैं कल बताऊंगा इसमें कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन ये क्वेश्चन लोको पायलट के पेपर में आ चुका है 2018 में। स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जो न्यूमेरिकल याद करते हैं ना, तो वो इसने फील्ड पे तो जाते नहीं, इसको याद रख जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट ने गलती करी थी। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों का ही कंपटीशन है, इनमें स्टूडेंट काफी गलती कर देते हैं। बेस अपन ऊपर ऊपर के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं या टफ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनमें कम ध्यान दिया जाता है कि सरल ही तो याद हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं मैं कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन आया था कि बताओ डीसी सीरीज जनरेटर में आर्मेचर धारा क्या होती है। ऐसे ऑप्शन मैंने क्या आए थे? A आया था, B आया था और फिर C और D अलग अलग आए थे। हाँ, तो एक बात बताओ मेरे को, बहुत सारे स्टूडेंट इसको करके आए थे, जबकि गलत है। ये डीसी शंट में होगा, न्यूमेरिकल डीसी शंट में प्रयोग होगा, ये डीसी सीरीज में होगा। ये क्यों होगा डीसी सीरीज में? आंसर ये क्यों होगा? क्योंकि तीनों किस क्रम में होते हैं मेरे दोस्तों? श्रेणी क्रम में होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किस क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। तो तीनों का मान एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। बोलो यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? मजा तो आ रहा है ना? अगली बात देखो दोस्तों, इसकी अगला जो नोट होता है, मैंने अभी बताया था कि इस प्रकार के जनरेटर को, इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनलों की पहचान A1 A2 होगी। वहां तो मैंने लिखा दी, इसको भी यहां लिखा देता हूं। इस जनरेटर में सभी में, आर्मेचर में तो सब में बराबर रहेगी। आर्मेचर चाहे सीरीज जनरेटर हो, शंट हो, चाहे कंपाउंड हो, क्योंकि आर्मेचर से A से आर्मेचर इसमें समान होता है। तो देखिएगा, आर्मेचर डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल, आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल की पहचान सिरे A1 A2 होते हैं। सही है ना? A1 A2 होते हैं। बोलो सही है ना? अरे कौन से होंगे दोस्तों? A1 A2 होते हैं। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? बोलो क्लियर समझ में आ रहा है ना? बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, अब मेन बात आती है आपकी, ये देखो, अब बताना मेन बात। इस प्रकार के जनरेटर होता है ना, जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है, इस प्रकार के जनरेटर को हमेशा पूर्ण लोड पर चलाया जाता है, यानी कि फुल लोड पर। कौन से लोड पे चलाओगे बेटा? फुल लोड पर। अब देखो मेरे दोस्तों, आप लोग यहां पर आओ, यहां। अब बताना, अगर आप लोग ने है ना इसमें लोड नहीं लगाया, अगर शून्य लोड लगा दोगे आप लोग, कौन सा लोड लगा दोगे? शून्य लोड। लोड को हटा दो, तो बताओ लोड को हटा दिया, फील्ड बाइंडिंग खुला परिपथ हो चुकी है। जब फील्ड बाइंडिंग खुला परिपथ है तो बताओ इस आर्मेचर में अवशिष्ट चुंबकत्व, क्यों? क्योंकि ये विद्युत चुंबक प्रकार का जनरेटर ही तो है। विद्युत चुंबक प्रकार के जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं। तो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इसमें लगभग कितनी वोल्ट बनेगी? 2 वोल्ट ही बनेगी, याद रखना। इस प्रकार के जनरेटर को हमेशा फुल लोड पे चलाना चाहिए, ताकि देखो ये पूरा सर्किट बनता रहे। यहां से करंट गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। तो याद रखना, अगर आप लोग बेटा इसको शून्य लोड पे चला देते हैं तो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण केवल कितनी वोल्ट बनेगी? 2 वोल्ट बनती है, याद रखना। कहीं तुमसे पूछ ले, बताओ एक डीसी सीरीज जनरेटर को शून्य लोड पर चलाने पर उत्पन्न वोल्टेज कितनी होती है? तो वो देगा 250 वोल्ट, 0 वोल्ट। बहुत से स्टूडेंट 0 वोल्ट कर आते हैं, क्यों? क्योंकि बेस क्लियर नहीं होता है। तो बताओ शून्य लोड हटाओगे तो फील्ड वाइंडिंग खुला परिपथ होगी है, इसमें करंट नहीं जाएगा। लेकिन अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण एक बात होता, फील्ड वाइंडिंग में करंट मत जाओ, लो ये हटा दी फील्ड वाइंडिंग।
हटा दो इसमें चलते हालात में, लेकिन इसमें आपसे चुंबकत्व तो है। आपसे चुंबकत्व के कारण पहले तो कुछ 2 वोल्ट तो बनेगी ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हमेशा कौन से लोड पे चलाओगे? फुल लोड पे। यह क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में, दिल्ली मेट्रो के पेपर में, लोको पायलट के पेपर में, कि बताओ डीसी सीरीज जनरेटर को हमेशा कौन से लोड पर चलाना चाहिए? तो बताओ कौन से लोड पर? फुल लोड पर। तो अगला नोट होता है आपका दोस्तों, सीरीज जनरेटर को, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर। अब देखिएगा मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इसको यहां कर देंगे अपन, इसको चित्र को मिटा देते हैं अब, है ना। चित्र को क्या करते हैं? मिटा देते हैं, है ना। अब देखो डीसी सीरीज, अब अगला है इसका, अगला है सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर। आराम से को हमेशा क्या? हमेशा फुल लोड पर। कौन से लोड पर? फुल लोड पर। फुल लोड यानी कि पूर्ण भार। कौन सा भार? पूर्ण भार पर चलाना चाहिए, पूर्ण भार पर चलाना चाहिए। बोलो यहां तक समझ में आ गया ना? अरे कौन से भार पर चलाओगे दोस्तों? पूर्ण भार पर। ये भी मोस्ट बनता है ना। तो देखो दोस्तों बताओ कौन से भार पर चलाओगे बेटा? पूर्ण भार पर। अगली बात, यदि इसको बताओ शून्य लोड पे चलाओगे तो कितनी वोल्ट बनेगी? ओनली 14, 2 वोल्ट बनेगी। कितनी वोल्ट बनेगी? 2 वोल्ट बनेगी। यहां तक समझ में आया ना? तो देखो यदि इस जनरेटर को शून्य लोड पर चलाया जाता है, शून्य लोड पर चलाया जाता है, बोलो सही है ना? कौन से लोड पर? शून्य लोड पर चलाया जाता है। तो केबल 2 वोल्ट लगभग बनती है, यानी कि लगभग करना, लगभग 2 वोल्ट बनती है। कितने वोल्ट बनेगी दोस्तों? 2 वोल्ट। समझ में आ गया ना? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। कितनी वोल्ट बनेगी दोस्तों? 2 वोल्ट। बताओ आपके ये समझ में आया कि नहीं आया? सीरीज जनरेटर अभी कर रहे हैं तो बताओ इस प्रकार के जनरेटर को हमेशा कौन से लोड पर चलाया जाता है? शून्य लोड पर। कौन से लोड पर दोस्तों? शून्य लोड पर। बोलो यहां तक समझ में आ गया? लगभग कितनी वोल्ट बनती, सॉरी चलाया, इसको फुल लोड पर जाता है, सॉरी इसको कौन से लोड पर चलाया जाता है? फुल लोड पर। यदि इसको शून्य लोड पर चलाओगे तो कितनी वोल्ट बनेगी? लगभग 2 वोल्ट बनती है। यहां तक समझ में आ गया ना? अगली बात देखो मेरे दोस्तों, अगली बात क्या आती है? अगली बात क्या आती है कि बताओ यहां पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बताइएगा यहां पर ये लोड है, क्या है दोस्तों? लोड। अब लोड करंट है यहां पर 5 एम्पियर की। कितने एम्पियर की? 5 एम्पियर की। अब बताओ पूरी करंट 5 एम्पियर की पूरे सर्किट में बहेगी नहीं बहेगी? प्रवाहित होगी ना। अगर बताइएगा अगर लोड धारा यहां पर 5 की जगह 8 हो जाए, हाँ, तो पहले कितनी बह रही थी? 5 एम्पियर की। कितनी? 5 की। जब बेटा पहले 5 की तो फील्ड वाइंडिंग में 5 एम्पियर की करंट चल रही थी, चुंबक 5 एम्पियर की धारा के अनुसार बन रहा था। अब कितनी हो गई? 8 एम्पियर। इसका मतलब करंट बढ़ चुकी है। जब लोड पर करंट बढ़ेगी तो ये बढ़ी हुई धारा आर्मेचर में, आर्मेचर से किस में जाएगी? फील्ड वाइंडिंग में। तो पहले तो 5 थी फील्ड वाइंडिंग में, अब कितनी होगी? 8, यानी कि 3 एम्पियर बढ़ गई। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, और जब लोड धारा बढ़ेगी तो इस करंट फील्ड वाइंडिंग में जाने के कारण चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने के कारण इसकी वोल्टेज बढ़ेगी, टर्मिनल वोल्टेज। तो याद रखना लोड बढ़ाने पर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ लोड बढ़ाने पर डीसी सीरीज जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? तो टर्मिनल वोल्टेज मेरे दोस्तों क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। बोलो समझ में। अब याद रखना जिसकी वोल्टेज बढ़ जाती है, जिसकी वोल्टेज बढ़ जाती है तो उसके जो अभिलक्षण होते हैं वो होते हैं राइजिंग। क्या होते हैं? राइजिंग। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। राजस्थान बिजली विभाग में डीसी शंट का पूछ लिया है कि बताओ डीसी शंट के अभिलक्षण कैसे होते हैं, उसको मैं कल बताऊंगा। उसके ड्रूपिंग होते हैं, इसके राइजिंग। राइजिंग को बोलते हैं उठमा। उठमा क्यों बोला जाता है इसके अभिलक्षण को? क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जनरेटर में जब लोड धारा बढ़ती है, क्या धारा बढ़ती है? लोड धारा। आराम से सुनो, जब जनरेटर में लोड धारा का मान बढ़ता है तो मैंने बताया तीनों धारा समान रहेगी इसमें। तो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 8। 8 में कितनी बढ़ गई है? 3। जब 3 एम्पियर की धारा फील्ड वाइंडिंग में ज्यादा जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा और वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। तो देखिएगा अगला नोट, इस जनरेटर में
इस जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने के कारण सही है ना, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने के कारण इसके अभिलक्षण राइजिंग प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? राइजिंग प्रकार के होते हैं। बताओ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में। राइजिंग कौन से दोस्तों? राइजिंग को बोला जाता है उठवा। कौन से बोलते हैं दोस्तों? उठवा प्रकार के इसके विलक्षण होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और पॉइंट समझाऊंगा फिर आगे भागेंगे। तो बताओ, आर्मेचर, हाँ, फील्ड वाइंडिंग, हाँ, और लोड, ये तीनों श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, जिसके कारण आर्मेचर धारा, सीरीज धारा और लोड धारा तीनों का मान समान होता है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? अगली बात, आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल की पहचान के सिरे जो होते हैं ना, वो होते हैं A1 और A2, और सीरीज के होते हैं D1 और D2। यहां तक समझ में आ गया? अगला, डीसी सीरीज जनरेटर को हमेशा कौन से लोड पे चलाओगे? फुल लोड पर। कौन से लोड पर? फुल लोड पर। यह क्वेश्चन भी पेपर में आ गया है, कौन से लोड पर चलाना चाहिए? फुल लोड पर। देखो, लोड पूरा रखो आप लोग। अगर आपने शून्य लोड रख दिया है तो देखो, शून्य लोड रखा आपने तो फील्ड वाइंडिंग खुला परिपथ है। फील्ड वाइंडिंग खुला परिपथ होगी ना, जब फील्ड वाइंडिंग खुला परिपथ है तो देखो आपको पता है अब से चुंबकत्व के कारण लगभग कितनी वोल्ट बनेगी? 2 वोल्ट। तो डीसी सीरीज जनरेटर को शून्य लोड पर चलाने पर लगभग कितनी वोल्ट बनती है? 2 वोल्ट। अगला, इस प्रकार के जनरेटर में लोड धारा बढ़ेगी। तो देखो, पहले 5 थी, अब मैंने 8 एम्पियर कर दी। तो बताओ, लोड करंट बढ़ी हुई करंट किस में जाएगी? फील्ड वाइंडिंग में भी जाएगी। क्यों? क्योंकि तीनों समान रहते हैं ना। जब फील्ड वाइंडिंग में भी करंट बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा और वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। तो इसमें लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है, आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा आती है मेरे दोस्तों। जब टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगी ना तो इसके कारण इसके अभिलक्षण राइजिंग होंगे। कौन से होंगे? राइजिंग। अगर लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज घट जाती तो इसके होते ड्रूपिंग। कौन से होते हैं? ड्रूपिंग। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट स्क्रीनशॉट लो जमा के, जल्दी से जल्दी ले लो। हाँ जी, अभी डीसी सीरीज जनरेटर हुआ नहीं है। बोलो क्लियर हो गया ना? ले लिया ना स्क्रीनशॉट? अब देखो, अब क्या होता है इसके बाद में, अब जो एक बात आती है, एक बात और है आपकी बूस्टर की। किसकी दोस्तों? बूस्टर की। अब बूस्टर क्या कहता है कि मैंने बताया ना कि ट्रांसमिशन लाइन में इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। बोलो यहां तक समझ में आया ना? किस क्रम में लगाओगे आप लोग? श्रेणी क्रम में। अब बताओ, अब देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, जो पहला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन चलेंगे कि बताओ बूस्टर, सॉरी क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में सही है ना? ट्रांसमिशन लाइन में वो भी सारे क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन कैसे हैं? ट्रांसमिशन लाइन में लोड बढ़ने पर सही है ना? ट्रांसमिशन लाइन में लोड बढ़ने पर सही है ना? लोड बढ़ने पर बूस्टर की टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? बूस्टर की टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? एसएससी जेई के पेपर में क्या होती है? एसएससी जेई के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अब बताओ मेरे दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में लोड बढ़ने पर बूस्टर की टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? माह दे रखा था, घटती है, बढ़ती है, स्थिर होती है, डी कोई नहीं। अब तुम जीवन में कभी नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि मैंने बेस ही ऐसा क्लियर कर दिया। अब बताओ, बूस्टर एक डीसी सीरीज जनरेटर होता है। डीसी सीरीज जनरेटर पर यदि लोड धारा बढ़ेगी तो बढ़ी हुई धारा किस में भी जाएगी? फील्ड वाइंडिंग में। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, जब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा ना। तो बताओ इसकी वोल्टेज क्या होती है? बढ़ती है। बोलो सही है ना आंसर? बोलो टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है यार? बढ़ेगी ना। बोलो समझ में आ गया ना? अगली बात, फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है, ये क्वेश्चन एसएससी जेईएन के पेपर में है। ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन लाइन में, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई के पेपर में भी ट्रांसमिशन लाइन में, सही है ना, ट्रांसमिशन लाइन में लोड बढ़ने पर, लोड बढ़ने पर, सही है ना बेटा दोस्तों, लोड बढ़ने पर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन है, क्या होता है, ऐसा है, ट्रांसमिशन लाइन में लोड बढ़ने पर क्या होता है यदि बूस्टर जनरेटर लगा होता है, यदि बूस्टर जनरेटर लगा होता है, लगा होता है, सही है ना, क्या लगा होता है, बूस्टर जनरेटर। तो देखिएगा कि जनरेटर की ए, ऑप्शन में ए है, जनरेटर की वोल्टेज, जनरेटर की वोल्टेज, सही है ना, जनरेटर की वोल्टेज प्रारंभ में बढ़ती है, प्रारंभ में बढ़ती है, बाद में स्थिर, बाद में स्थिर, ऐसे आया था, बाद में क्या है, स्थिर। जनरेटर, यही बूस्टर जनरेटर की बात चल रही है कि बूस्टर यानी कि, चलो मैं लिख देता हूं आगे, कहीं तुम कंफ्यूज रहोगे आप लोग, एसएससी के पेपर में है क्वेश्चन कि बताओ ए कि बूस्टर जनरेटर की वोल्टेज प्रारंभ में बढ़ती है बाद में स्थिर, हाँ, बी बूस्टर जनरेटर की वोल्टेज है ना, बूस्टर जनरेटर, आराम से देखो, बूस्टर, ऐसे को ऑप्शन आते हैं पेपर में, बूस्टर जनरेटर की वोल्टेज प्रारंभ में बढ़ती है, प्रारंभ में यानी निर्धारित वोल्टेज तक बढ़ेगी, जितना वोल्टेज जनरेटर का है ना उतने तक तो बढ़ेगी। मान लो ये 240 वोल्ट का है तो 240 वोल्ट तक तो बढ़ जाती है ये, फिर बाद में लोड में वोल्टेज ड्रॉप होता है, लोड के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कारण घट भी सकती है ये बाद में, प्रारंभ में तो निर्धारित वोल्टेज तो बढ़ेगी। तो प्रारंभ में, प्रारंभ की वोल्टेज यानी बूस्टर जनरेटर की वोल्टेज प्रारंभ में, किसमें, प्रारंभ में, प्रारंभिक में, कोई बात नहीं, प्रारंभ में, प्रारंभ, प्रारंभ में निर्धारित वोल्टेज तक बढ़ती है, ऐसे लिखा देता हूं, चलो पूरा ही, निर्धारित वोल्टेज, रेटेड निर्धारित वोल्टेज तक बढ़ती है, निर्धारित वोल्टेज तक बढ़ती है ना, निर्धारित वोल्टेज तक तो बढ़ती है, बाद में घट सकती है, घट सकती है, चांस है, घट सकती है, समझ में आ गया ना। सी, यह प्रारंभ में, यह प्रारंभ में घटती है, यह प्रारंभ में क्या होती है दोस्तों, घटती है, ऐसे। और डी आएगा कोई नहीं। अब देखो आप बताओ, ट्रांसमिशन लाइन में लोड का मान बढ़ने पर, ट्रांसमिशन लाइन में लोड का मान बढ़ने पर क्या होता है यदि बूस्टर जनरेटर लगा होता है। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई के पेपर में आ चुका है। अब बताओ दोस्तों, अब मैं बताता हूं, देखो अगर बूस्टर जनरेटर है, लाइन में लग रहा है ये, अगर लोड बढ़ेगा तो बड़ी हुई धारा फील्ड बाइंडिंग में जाएगी, हाँ, तो फील्ड बाइंडिंग में जाने के बाद में यह प्रारंभ में यानी कि चुंबक बढ़ेगा और वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। लेकिन अगर यह 240 वोल्ट का है तो 240 वोल्ट तक बढ़ सकता है, यानी कि निर्धारित वोल्टेज तक तो बढ़ेगा, निर्धारित वोल्टेज तक तो बढ़ेगा, बाद में ये लोड में वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण घट भी सकता है। तो निर्धारित वोल्टेज तक तो बढ़ता है और बाद में घट भी सकता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्या आएगा मेरे दोस्तों, बी आएगा। फटाफट उतारो इसका स्क्रीनशॉट और ले लो जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया ना, हाँ। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो आपको मैंने सारी चीज करा दी, आप डीसी सीरीज जनरेटर पर चेक करके देखना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, अब देखना अब क्या होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखो एक डीसी सीरीज जनरेटर, एक ऐसे करेंगे, एक 240 वोल्ट का डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, सही है ना,
जनरेटर, अरे राइट है ना, डीसी सीरीज जनरेटर। शून्य लोड पर, कैसे लोड पर दोस्तों, शून्य लोड पर, हाँ जी, कैसे लोड पर, शून्य लोड पर, यानी कि नो लोड, क्या दोस्तों, नो लोड पर पूर्ण गति से चलता है। कैसी गति, पूर्ण गति जितनी है, पूर्ण गति से चलता है। सही है ना, कैसी गति से चलता है, पूर्ण गति से चलता है, तो प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, प्रेरित वोल्टेज क्या होगी। अब देखो प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, यही है ना दोस्तों, प्रेरित वोल्टेज क्या होगी। अब बताओ, मैंने बताया ना अभी, अगर लोड हटा दोगे आप लोग, सही है ना, लोड हटा दिया, 240 वोल्ट का लोड हटा दिया आपने, नो लोड, लोड नहीं है, लोड नहीं है, शून्य लोड पर है जनरेटर। तो जनरेटर कितने वोल्ट का है, 240 वोल्ट का है। अब आपको पता जो लोड नहीं है तो फील्ड वाइंडिंग खुला परिपथ हो चुकी है, तो अब इसी चुंबकत्व के कारण इसमें कितनी वोल्ट बनेगी मेरे दोस्तों, 2 वोल्ट ही तो बनेगी ना। कितनी वोल्ट बनेगी, 2 वोल्ट ही बनेगी ना। इसका मतलब है मेरे दोस्तों, उसमें ये यूपी बिजली बोर्ड 2016 के जयन के पेपर में आ चुका है, यूपी बिजली बोर्ड 2016 के जयन के पेपर में आ चुका है। तो दोस्तों बताइएगा, 2 वोल्ट, बी में आया था 0 वोल्ट, सी में आया था 240 वोल्ट और डी में आया था 340 वोल्ट, ये आया था। काफी लड़के इसको भी करके आए, काफी लड़के इसको भी करके आए। हाँ, तो जो को बताओ कौन सा लोड है दोस्तों, शून्य लोड। लोड हटा दोगे फील्ड वाइंडिंग खुला परिपथ हो जाएगी ना, तो बताओ आंसर क्या आएगा, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट क्यों आया है, किसके कारण आया है, अपसित चुंबकत्व के कारण आया है। बोलो समझ में आया ना, अपसित चुंबकत्व के क्या है, कारण आया है ना। तो लिखो फटाफट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्वेश्चन का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। हाँ जी, चलो हो गया ना। अब देखो, अब इसके बाद में क्या होता है, चले आगे। अब देखिएगा, अब देखो, अब आपको पता है ना, एक क्वेश्चन और आ सकता है पेपर के अंदर। और क्वेश्चन क्या है देखना, कि बताओ जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है ना, क्या होता है डीसी सीरीज जनरेटर, ये लोड लग रहा है ना। अगला चलो यहाँ ही दे देते हैं इसको, अगला डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड धारा का मान बढ़ने पर, फील्ड धारा का मान बढ़ने पर, फील्ड धारा का मान बढ़ने पर प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, यही है ना, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। हाँ जी, यही पूछ रहा है आपसे कि प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। तो बताओ ऑप्शन नंबर ए, सब लोग फटाफट बताओ आंसर, घटती है। फटाफट, फील्ड धारा है, अब आंसर आने चाहिए आपके, बढ़ती है। अब जल्दी जल्दी बताओ, घटती है, बढ़ती है। सी स्थिर, फिर मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा कैसे हुआ, स्थिर, और डी आएगा कोई नहीं। अब बताओ दोस्तों कौन सी धारा, फील्ड धारा, फील्ड वाइंडिंग की धारा मेरे दोस्तों। बताओ ये रही फील्ड धारा, ये फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग में जो धारा बहेगी ना, उसे फील्ड धारा कहा जाता है। तो बताओ जब इस फील्ड वाइंडिंग में धारा जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स अधिक बनेगा। जब जनरेटर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स अधिक बनेगा ना, तो वोल्टेज घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ती है ना। चुंबक करंट बढ़ा, चुंबक बढ़ी, और जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा इसके अंदर, तो वोल्टेज का मान मेरे दोस्तों घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो आंसर क्या आएगा, बढ़ती है। बोलो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अगला पॉइंट है कि बताओ डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर की वोल्टेज रेगुलेशन, की वोल्टेज रेगुलेशन, डीसी सीरीज जनरेटर की वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है। यह है क्वेश्चन, डीसी सीरीज जनरेटर की वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है। एसएससी जेई के पेपर में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए क्या है, धनात्मक, बी ऋणात्मक, बी क्या है, ऋणात्मक। प्लीज मजा आ रहा है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना सारी चीज। सी शून्य,
और डी है अनंत। अब देखो इसमें क्या है कि बताइएगा कि बताओ वोल्टेज रेगुलेशन इसकी क्या होती है डीसी सीरीज जनरेटर की। तो मैं बता रहा हूं आपको, मैं अभी आपको वोल्टेज रेगुलेशन नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाऊंगा इसका भी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन हल करना जरूरी है। अब हल करने के लिए क्या करोगे, आप लोग को पता है वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, यानी कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज का अंतर ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। यानी कि जब लोड नहीं था उसका वोल्टेज और फुल लोड का वोल्टेज का जो अंतर आता है उसे ही मेरे दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। ये लाइनमैन के पेपर में भी आ चुका है, परिभाषा आ चुकी है कि बताओ नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का अंतर क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। यह पॉइंट मैं तुमको आने वाले पॉइंटों में आगे पढ़ाऊंगा, इसी जनरेटर में पढ़ाऊंगा, लेकिन परिभाषा चल रही है। वैसे इसका फॉर्मूला नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज इनटू 100 होता है ना, ये फुल लोड आएगा। लेकिन आपको उससे नहीं करना, भी मैं फॉर्मूला नहीं करा, मैं परिभाषा से इस क्वेश्चन को सही करूंगा। हल करेंगे तो देखो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, तो बताओ नो लोड, जब इसको नो लोड थी, जब शून्य लोड था इस पर, तो बताओ नो लोड पर जब लोड नहीं था तो कितनी वोल्टेज आ रही थी इस पर, 2 वोल्ट। कितनी आ रही थी, 2 वोल्ट, सही है ना। और मैंने बताया जब लोड डल गया इस पर, जब आपने फुल लोड डाल दिया तो ये 224 वोल्ट का है, तो बताओ फुल लोड पर ये पूर्ण वोल्टेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अरे बनाएगा ना। तो माना फुल लोड पर इसने पूर्ण वोल्टेज 230 वोल्ट बना दी, तो बताओ 2 में से 230 जाएंगे तो माइनस के कितने आएंगे दोस्तों, 228 आएंगे ना। तो इसका मतलब होता है कि बताओ शून्य लोड और फुल लोड का जो अंतर आता है उसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो नो लोड पे कितनी थी, 2 वोल्ट, और फुल लोड पे जितना वोल्टेज होगा उतनी वोल्टेज बना देगा लगभग में। तो बोलो कितनी आएगी, माइनस में आएगा ना, बोलो किस में आएगा, माइनस में आएगा ना। तो बताओ नो लोड, अभी लोड नहीं था तो कितनी वोल्ट बन रही थी, 2 वोल्ट बन रही थी, किसके कारण, अपसित चुंबकत्व के कारण बन रही थी। फुल लोड पे फुल वोल्टेज बनाएगा ये, इसलिए इसको हमेशा फुल लोड पे चलाना चाहिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगी दोस्तों, ऋणात्मक आएगी ना। क्या आएगी दोस्तों, ऋणात्मक। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मजा आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। उतारो फटाफट इसको भी स्क्रीनशॉट लो मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो इसका भी आप लोग। हाँ जी, हाँ ले लिया ना क्लियर। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी सीरीज जनरेटर का। देखो आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बताओ डीसी, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि डीसी सीरीज जनरेटर, अच्छे से देखना, डीसी सीरीज जनरेटर सही है ना। डीसी सीरीज जो जनरेटर होता है, क्या होता है, जनरेटर। डीसी सीरीज जनरेटर 240 वोल्ट डीसी सीरीज जनरेटर होता है, क्या होता है, डीसी सीरीज जनरेटर है एक। अब इसका एक जो क्वेश्चन आ रहा है पेपर में वो क्या है, डीसी सीरीज जनरेटर 10 एम्पियर की लोड धारा पर, 10 एम्पियर की लोड धारा पर, 10 एम्पियर की लोड धारा पर मेरे दोस्त, 10 एम्पियर की लोड धारा पर 210 वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न करता है। यही है ना, 200 एम्पियर की धारा पर, यानी कि 10 एम्पियर की लोड धारा पर कितनी वोल्ट बनाता है, 200 वोल्ट, 210 वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न करता है। यदि अब ये क्या कह रहा है, देखो यदि लोड धारा 15 एम्पियर कर दी जाती है, 15 एम्पियर कर दी जाती है, तो प्रेरित वोल्टेज क्या होगी। ये क्वेश्चन प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, यह क्वेश्चन ध्यान रखना। पावर ग्रिड के पेपर में, यह जयन के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, पावर ग्रिड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन है डीसी सीरीज जनरेटर में। 10 एम्पियर की लोड धारा है मेरे दोस्तों, कितने एम्पियर की है, 10 एम्पियर की लोड धारा है, वोल्टेज कितना है, 210 वोल्ट है। यदि लोड धारा को मैं कितना कर दूं, 15 एम्पियर, पहले कितनी थी 10, अब कितनी बन गई 15। अब बताओ 15 एम्पियर की धारा इसमें होती हुई किस में जाएगी, फील्ड वाइंडिंग में। बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा कि बढ़ेगा, तो उत्पन्न वोल्टेज क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों, ऑप्शन क्या थे उसके, ऑप्शन थे 210 वोल्ट, बी था 210 वोल्ट से कम,
सी था लगभग 2 वोल्ट, लगभग कितने वोल्ट है, 2 वोल्ट। फिर डी था 210 वोल्ट से अधिक, ये था, बोलो 210 वोल्ट से अधिक। अब बताओ एक बार और देखो मेरे दोस्तों, बताओ कौन सा जनरेटर डीसी सीरीज, डीसी सीरीज जनरेटर में पहले कितनी लोड धारा थी, 10 पे कितना बना रहा था, 210। अब कितनी कर दी आपने, 15, तो 200 तो 15 एम्पीयर कर दी मेरे दोस्तों। जब 15 एम्पीयर की धारा, बढ़ी हुई धारा किस में जाएगी, फील्ड वाइंडिंग में। जब फील्ड वाइंडिंग में करंट बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। जब चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा ना, जब चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। बोलो राइट है ना, अरे वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, 210 वोल्ट से क्या आएगा, अधिक आएगा। छापो, इसको भी छापो दोस्तों, इसको भी छापो जल्दी, फिर अपन स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे एक क्वेश्चन लास्ट रह गया, उसको लिखा देता हूं, जो उसमें यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आ चुका है JN के में, जल्दी उतारो। हाँ जी, ले लिया ना। अब देखो, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर मैं कल इसका वोल्टेज कंट्रोल कराएंगे डीसी सीरीज जनरेटर का। हाँ जी, देखिएगा अब क्या होता है कि आपसे पूछा गया था कि बताओ डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर पूर्ण वोल्टेज कब बनाता है, पूर्ण वोल्टेज कब बनाता है, डीसी सीरीज जनरेटर पूर्ण वोल्टेज कब बनाता है। ऑप्शन नंबर ए था आधे लोड पर, आधा लोड पर, बी लोड शून्य होने पर, सी थोड़ा घूम के आया था ऑप्शन ये, लोड शून्य न होने पर, सही है ना, लोड शून्य न होने पर, और डी आया था इसका 1/4 लोड होने पर। ऐसे था, ये था। अब बताओ, आपको पता है कि बताओ शून्य लोड होने पर क्या वोल्टेज बन सकती है क्या, नहीं बनेगी। लोड शून्य नहीं, ये तो बोला आंसर है क्या, नहीं है, लोड शून्य नहीं होना चाहिए। आधे लोड पे बनेगी 1/4, लोड का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इस पर हमेशा फुल लोड ही होना चाहिए, फुल लोड होना चाहिए, लोड का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन के अंदर। तो बताओ आंसर क्या आएगा, लोड का मान शून्य नहीं होने पर, यानी कि जनरेटर पर फुल लोड होना चाहिए, लोड शून्य नहीं होने पर, यानी कि लोड शून्य नहीं होना चाहिए। अगर लोड शून्य हो गया तो क्या वोल्टेज बन सकती है क्या। तो इसमें क्या लड़के ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, समय ज्यादा लग जाता है, इसलिए बताओ क्या आएगा आंसर, लोड का मान शून्य न होने पर, लोड फुल होना चाहिए, लोड शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ऑप्शन एक सेट और हो सकता है इसका, या ऑप्शन नंबर ए आधा लोड, ऐसे भी आ सकता है, लास्ट आधा लोड, बी 1/4 लोड, सी शून्य लोड, ऐसा भी हो सकता है ना, शून्य लोड, और डी आएगा फुल लोड। बताओ आंसर क्या आएगा इसमें, फुल लोड, फुल लोड ही होना चाहिए ना, इसमें क्या आएगा, शून्य लोड नहीं होना चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लो मेरे दोस्तों। हाँ जी, ले लिया ना। अब देखो, आज का पॉइंट था, मैं आज तुम्हें विद्युत चुम्बकीय जनरेटर पढ़ाया था। विद्युत चुम्बकीय जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों, एक है डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा है डीसी शंट, और तीसरा डीसी कंपाउंड। फिर कल मिलेंगे अपन मॉर्निंग में, वही 7 बजे मिलूंगा आपसे दोस्तों, और उसके अंदर पढ़ाया जाएगा। अभी डीसी सीरीज जनरेटर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो अपन इसका कल वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, वोल्टेज को कम ज्यादा करेंगे, कैसे कम ज्यादा वोल्टेज होगी, समझ में आ गया ना दोस्तों। फिर डीसी शंट जनरेटर पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों। आज यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें, और जितने भी अपने फ्रेंड हैं, जितने भी अपने टेक्निकल ग्रुप है, उनसे आप जितने भी दोस्त हैं, आप कॉल करके बोलें, मैं आपको पूरे डीसी जनरेटर का एक एक पॉइंट कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहीं लिखाऊंगा, आप नोट्स बनाएं। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।